Hello everyone. We are discussing the chapter Molecular Basis of Inheritance. So today we are going to study the topic Human Genome Project. ठीक है, इससे पहले के टॉपिक्स मैं सारे प्रीवियस सेशंस में कवर कर चुकी हूँ. यू कैन प्लीज़ रेफर टू ऑल दो सेशंस. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या है देखिए. In the preceding sections, you have learned that it is the sequence of bases in DNA that determines the genetic information of a given organism, right ना. पिछले सेशन में आपने देखा है कि DNA में है ना बेस का जो सीक्वेंस होता है ATGC GA वॉट एवर इट इज़, वही डिटरमाइन करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, राइट ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की. इन अदर वर्ड्स, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द DNA सीक्वेंसेस, राइट. दूसरे शब्दों में बोले तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है ना, वो किस में होता है, किस 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 पे बेस्ड होता है, DNA सीक्वेंसेस पर ही वो बेस्ड होता है कि उसके सीक्वेंस कैसे हैं, AGCT TA GA वॉट एवर इट इज़, राइट. इफ़ टू इंडिविजुअल्स डिफर, है ना, अगर दो इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं, देन देयर DNA सीक्वेंसेस शुड ऑल्सो बी डिफरेंट, है ना. तो उनका क्या होता है, DNA सीक्वेंस भी डिफरेंट होना चाहिए, एटलीस्ट एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पर तो होना ही चाहिए. दीज एजम्पशंस लेड टू द क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द कंप्लीट DNA सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम, राइट ना. ये जो एजम्पशन है, इससे हमें एक ऐसा क्वेश्चन उठा के चलो ह्यूमन जीनोम के पूरे DNA सीक्वेंस को फाइंड आउट किया जाए. विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, है ना, और जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स भी इस्टेब्लिश हुई, जिससे कि क्या पॉसिबल रहा, आइसोलेट एंड क्लोन एनी पीस ऑफ DNA, राइट ना. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स की मदद से आप कोई सा भी DNA निकाल कर आप उसको, मतलब कोई सा भी DNA आइसोलेट करके आप उसका क्लोन बना सकते हैं. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग DNA सीक्वेंसेस, राइट ना. और बहुत सारी ऐसी नई नई टेक्निक्स आई, सिंपल और फास्ट टेक्निक्स आई DNA सीक्वेंसेस को डिटरमाइन करने की. फिर एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट आया ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए. ये लॉन्च हुआ 1990 में, जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP, राइट. इसको एक मेगा प्रोजेक्ट कहा गया था. यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट इफ़ वी सिंपली डिफाइन द एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलोज, राइट. अगर मैं सिंपली एम बताऊँ इस प्रोजेक्ट का तो क्या है, देखिए. ह्यूमन जीनोम इज सेट टू हैव अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर्स, है ना. ह्यूमन जीनोम के लिए क्या बोला गया है कि ह्यूमन जीनोम जो है उसके पास ह्यूमन जीनोम में कितना बेस पेयर ऑफ DNA है, हाँ, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स ऑफ DNA हमारे पास है. एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 पर बेस पेयर, है ना. तो मतलब कि एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने का कॉस्ट कितना लगा, $3 लगा. द एस्टिमेटेड कॉस्ट इन द बिगनिंग, जो शुरुआत में लगा, द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली $9 बिलियन, है ना. तो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना बना, $9 बिलियन हुआ. फर्दर इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंस वर टू बी स्टोर्ड इन टाइप्ड फॉर्म इन बुक्स, है ना. अब आगे जो आपको भी जो भी सीक्वेंस मिल गया है ना, जो भी पूरा 3 × 10⁹ बेस पेयर का ये जो पूरा सीक्वेंस मिला है, अब इसको आगे आपको क्या है, किसी बुक्स में भी स्टोर करना है, टाइप फॉर्म में स्टोर करना है. और अगर मान लो कि हर पेज में, है ना, बुक के हर पेज में कंटेंट 1000 लेटर्स, ठीक है, हर पेज पर मान लो 1000 लेटर्स हैं और हर बुक में मान लो 1000 पेजेस हैं, तो ऐसी कितनी किताबें चाहिए होंगी, 3300 सच बुक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ DNA सीक्वेंस फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल, है ना. एक ह्यूमन सेल से जो भी DNA की इंफॉर्मेशन निकली है, फिर उसको स्टोर करने के लिए कितनी बुक्स चाहिए होंगी, 3300 ऐसी बुक्स चाहिए होंगी. द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड ऑल्सो necessitated the use of high-speed computational devices for data storage and retrieval and analysis, right. तो ये जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हुआ, ठीक है ना, तो इससे क्या ज़रूरत लगी कि हमको बहुत हाई स्पीड कंप्यूटेशनल ऐसे डिवाइसेस चाहिए, है ना, कंप्यूटर में, जो कि हम उनमें हम डेटा स्टोर कर सकें और डेटा उनसे रिट्रीव कर सकें, निकाल सकें, और फिर उनको जब ज़रूरत लगे हम उन्हें एनालाइज भी कर सकें, है ना. तो HGP वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट. तो HGP फिर एक बहुत अच्छे बायोलॉजी के ही एक ब्रांच से ये एसोसिएट हुआ, जो कि बहुत रैपिडली डेवलप करने वाला ये एरिया है. आज की डेट में ये बहुत रैपिडली डेवलप कर भी रहा है, विच इज़ योर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट. तो HGP के गोल्स क्या रहे,
गोल्स ऑफ HGP, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ HGP वर एज फॉलो. सबसे पहला, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA, राइट. सबसे पहला तो क्या था कि ह्यूमन DNA में कितने 20,000 से 25,000 जीन्स को अप्रॉक्सीमेटली आइडेंटिफाई करना. दूसरा, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेकअप ह्यूमन DNA, है ना. तो जितने कितने 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स हैं ह्यूमन DNA में, उन सभी के सीक्वेंस को डिटरमाइन करना. फिर इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना डेटाबेस में, राइट. और फिर डेटाबेस में स्टोर करके, है ना, और इस डेटा को, है ना, इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसे टूल्स बनाना, डेटा एनालिसिस करना, ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज़, और फिर ये जो टेक्नोलॉजी है इसे इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करना, ठीक है. और साथ ही साथ हम एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़ को भी हम इसमें एड्रेस करें दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. The Human Genome Project was a 13-year project coordinated by the US Department of Energy and the National Institute of Health, right? तो इस प्रोजेक्ट को, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को किसने कोऑर्डिनेट किया? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसको कोऑर्डिनेट किया. ये 13 साल का एक लंबा प्रोजेक्ट था. ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द HGP, राइट. HGP के अर्ली ईयर्स में, शुरुआती सालों में, द वेलकम ट्रस्ट, जो यूके का एक वेलकम ट्रस्ट है, बिकेम अ मेजर पार्टनर, राइट. वो एक इसका मेजर पार्टनर बना. एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस केम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर्स. द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003, राइट. तो जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और भी कंट्रीज से इनको एक एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन मिला. फिर 1990 से स्टार्ट होकर, है ना, कब स्टार्ट हुआ था हमने पढ़ा था अभी, 1990 से स्टार्ट होकर ये प्रोजेक्ट कब ख़त्म हुआ बेटा? 2003 में जाकर ये ख़त्म हुआ, राइट. नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ DNA वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स कैन लीड टू रिवोल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोज, ट्रीट एंड समडे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स, राइट. तो ये जो नॉलेज मिली हमको, ठीक है ना, कि DNA वेरिएशन का क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है, इससे एक नया रिवोल्यूशन आया कि ताकि हम अगर DNA में कोई वेरिएशन है, राइट, तो हम उसको डायग्नोज कर सकें, है ना, पता लगा सकें कि क्या वेरिएशन है, और अगर वो ट्रीट करने लायक है तो उसे सही भी कर सकें, और जिससे कि हम थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम प्रिवेंट कर सकें दैट अफेक्ट ह्यूमन बींग्स, जो सारे डिसऑर्डर्स जो कि ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं. बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन organisms, DNA sequences can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation, right. तो ह्यूमन बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें काफ़ी सारे क्लूज़ भी मिले यहाँ से, है ना, ताकि हम ह्यूमन बायोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पाए, तो उसके काफ़ी सारे क्लूज़ यहाँ से मिले. और साथ ही साथ कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के भी DNA को सीक्वेंस किया गया, ठीक है ना. उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को भी फिर अप्लाई किया गया, ताकि हम उसको हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में और एनवायरमेंटल रेमेडिएशन में हम उसको अप्लाई कर सकें. एनवायरमेंटल रेमेडिएशन इज़ एनवायरमेंट से जो भी गंद है, कचरा वगैरह है ना, दैट इज़ उनका रेमेडी होना, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है. तो मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स, काफ़ी सारे जो नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स को भी लिया गया, जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, सेनेरेप्टोप्सिस एलिगेंस, अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, ड्रोसोफिला द फ्रूट फ्लाई, प्लांट्स में राइस एंड अरेबिडोप्सिस एक्सेट्रा हैव ऑल्सो बीन सीक्वेंस्ड, राइट. तो ह्यूमंस के अलावा और किन किन ऑर्गेनिजम्स को इसमें स्टडी करवाया गया? इन सभी ऑर्गेनिजम्स को इसमें स्टडी करवाया गया, राइट. बैक्टीरिया, यीस्ट और आपका वही ड्रोसोफिला वगैरह, इन सबको भी स्टडी करवाया गया, ठीक है, इन सबको भी स्टडी किया. फिर अब नेक्स्ट इज़ मेथोडोलॉजीज़, है ना. अब देखो बेटा, मेथोडोलॉजी में क्या है कि इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 2 अप्रोच यूज़ किए गए बेटा, ठीक है ना. 2 अप्रोचेज वर यूज्ड, 2 अप्रोचेज वर यूज्ड, ठीक है. क्या क्या? एक तो है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, है ना, पहला है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, और दूसरा है
सीक्वेंस एनोटेशन, राइट। ये दो मेथड्स यूज़ किए गए, है ना। तो क्या हुआ इन दो मेथड्स में, आप देखिए, द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेज। वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, रेफर्ड टू एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, राइट। तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग में क्या किया गया, वो सभी जीन्स पर फोकस किया गया जो कि आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है ना, उन सभी को लिया गया इनटू अकाउंट, राइट। तो इसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो किए गए, लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। सबसे पहले तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, है ना बेटा। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, डीएनए को ही तो आइसोलेट करोगे, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया गया, फिर उनमें से ये आइडेंटिफाई किया गया कि अब इनमें से कोडिंग जीन्स कौन से हैं, है ना। आइडेंटिफाइंग कोडिंग जीन्स, जो कि वो जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया जो कि कोड कर रहे हैं, किसके लिए, कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए वो कोड कर रहे हैं, ठीक है। फिर उन जीन को आइडेंटिफाई करने के बाद अब ये पता लगाओ कि उन कोडिंग सीक्वेंसेस का उन कोडिंग जीन्स का सीक्वेंस कैसा है, ठीक है। तो सीक्वेंसिंग कोडिंग जीन्स, ठीक है। पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कोडिंग जीन्स कौन से हैं, फिर उनका सीक्वेंस आइडेंटिफाई करो और फिर उन्हें एनालाइज करो। एनालाइजिंग कोडिंग जीन्स, ठीक है। तो ये मेथड लिया गया, है ना। अब the other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contained all the coding and non-coding sequences, right। दूसरे में क्या हुआ सीक्वेंस एनोटेशन में कि आप ब्लाइंडली सारे के सारा जो जीनोम है, पूरा का पूरा जीनोम, उसको सीक्वेंस कर दो, चाहे वो कोडिंग है चाहे नॉन कोडिंग है, मतलब पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है, पूरा का पूरा जो जीनोम है उसको हमें सीक्वेंस करना है। एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस, राइट। फिर बाद में उनको उनके फंक्शन के बेसिस पर उनको डिफरेंट रीजन्स असाइन करो। तो ये काम हुआ आपका फिर सीक्वेंस एनोटेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ सीक्वेंस एनोटेशन में, वही सबसे पहले तो आप आइसोलेशन ऑफ डीएनए करोगे, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए करोगे, ठीक है। फिर उस डीएनए को आप क्या करेंगे, उसके आप बहुत सारी कॉपीज़ बनाएंगे। कॉपीज़ बनाने का मतलब क्या, आप उसको एम्पलीफाई करोगे, है ना। एम्पलीफाइंग डीएनए और मेकिंग कॉपीज़, एम्पलीफाइंग डीएनए और मेकिंग कॉपीज़, ठीक है। अब फिर इसको एम्पलीफाई करने के बाद, इसकी कॉपीज़ बनाने के बाद, फिर अब आप इनका सीक्वेंस देखो, है ना, कि क्या सीक्वेंस है। पूरा का पूरा आपको सीक्वेंस निकालना है, चाहे कोडिंग है चाहे नॉन कोडिंग जीन है, राइट। सो सीक्वेंसिंग द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंटेड डीएनए, है ना। सीक्वेंसिंग द amplified फ्रेगमेंटेड डीएनए, राइट। पूरे के पूरे को आप सीक्वेंस कर दो और फिर उन्हें हम क्या करेंगे, एनोटेट करेंगे, मतलब जो भी उनका फंक्शन है, फंक्शन के बेसिस पर उनको डिफरेंट रीजन्स असाइन किए जाएंगे, है ना। एनोटेटिंग सीक्वेंस्ड जीनोम, एनोटेटिंग सीक्वेंस्ड जीनोम, और लास्ट में वही उनको डिफरेंट रीजन्स उनके असाइन कर दो, मतलब कि जेनेटिक मैपिंग उनके फंक्शन के बेसिस पर, ठीक है। सो फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड, राइट। तो सीक्वेंसिंग के लिए क्या किया गया,
टोटल जो डीएनए है सेल में से उसको आइसोलेट किया गया एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स, उनको सिर्फ फ्रेगमेंट्स में तोड़ा गया रिलेटिवली स्मॉलर साइज के. रिकॉल डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर. आपको पता है डीएनए एक बहुत बड़ा पॉलीमर है एंड देयर आर टेक्निकल लिमिटेशंस इन सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीसेस ऑफ डीएनए, राइट. और अगर आप एकदम पूरा लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए को सीक्वेंस कर दोगे तो उसमें कुछ लिमिटेशंस आते हैं, राइट. एंड क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट, राइट. तो जो भी आपने फ्रेगमेंटेड डीएनए बनाया है, डीएनए को जो आपने रिलेटिवली स्मॉलर साइजेस के आपने उनको रैंडम फ्रेगमेंट्स में तोड़ा है, फिर आप उनको सुटेबल होस्ट में आप उनको डालोगे जिससे कि उनमें अंदर कॉपी बन जाएगी, राइट ना. डालोगे आप उसको कोई भी सूटेबल होस्ट के अंदर, कोई भी स्पेशलाइज्ड वैक्टर को यूज़ करके. द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्पलीफिकेशन ऑफ ईच पीस, है ना. तो क्लोनिंग से क्या होगा कि हर पीस का एम्पलीफिकेशन हो जाएगा, मतलब कि उसकी कॉपीज बन जाएंगी डीएनए फ्रेगमेंट की, सो दैट इट सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस्ड विद ईज. ताकि आप उसको ईजिली, मतलब कॉपी क्यों बना रहे हैं, ताकि मान लो एक अगर कॉपी खराब हो गई तो दूसरा है आपके पास, दूसरा खराब हो गया तो तीसरा है आपके पास, ऐसे बस, ठीक है ना. अदरवाइज कुछ और अलग इसका काम नहीं है. तो इसलिए हम यहाँ पर कॉपीज़ बनाते हैं और फिर कॉपी बनाने के बाद फिर उन्हें सीक्वेंस करो, उनका सीक्वेंस पता करो. सीक्वेंसिंग मतलब AGCT TA GA CA TA वॉट एवर द सीक्वेंस इज, उसको लिख लो और क्या है, बस यही है ना. द कॉमनली यूज्ड होस्ट वर बैक्टीरिया एंड यीस्ट एंड द वेक्टर. जो होस्ट इसमें यूज़ किए गए वो बैक्टीरिया और यीस्ट को होस्ट यूज़ किया गया और उनके लिए जो वेक्टर्स यूज़ किए गए. अगर बैक्टीरिया के सेल में आपको डीएनए का सेगमेंट डालना है विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, तो उसमें आप कौन सा वेक्टर लोगे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. और अगर यीस्ट के सेल में आपको डालना है फ्रेगमेंटेड डीएनए तो आप कौन सा वेक्टर लोगे, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये आप लोगे, ठीक है. अब आगे, द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स, है ना. तो जो फ्रेगमेंट्स आए अब उनकी सीक्वेंसिंग कैसे होगी, है ना. उन फ्रेगमेंट्स को आप, एक मशीन आती है बेटा ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, राइट. उस सैंपल को आप इन ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स में डालोगे, देखिए आप, जिससे कि आपको अपने आप, देख रहे हैं आप यहाँ पे कंप्यूटर पे, है ना, आपको अपने आप ही ये सीक्वेंस पता चल जाएगा. व्हाट दोज मशीन्स आर, दे आर कुछ ऐसे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स होते हैं जिनसे कि आप पता लगा सकते हैं कि भाई क्या क्या सीक्वेंस है, वो आपको कंप्यूटर पे दिख जाएगा. That worked on the principle of a method developed by Frederick Sanger, right. तो ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स किसके मेथड पर डेवलप हुआ, फ्रेडरिक सेंगर के मेथड पर ये डेवलप हुआ. आपको इन साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है. रिमेंबर, सेंगर इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंसेज इन प्रोटीन, है ना. और सेंगर को किसके लिए और क्रेडिट मिला कि प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए भी इसको क्रेडिट मिला, और साथ ही साथ ये डीएनए के सीक्वेंस को भी डिटरमाइन करता है ना विद द यूज ऑफ ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स, राइट. तो these sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them, right. अब इनमें जो भी overlapping regions हैं उसके basis पर इनको arrange किया गया. This required generation of overlapping fragments for sequencing, right. इसके लिए काफ़ी जनरेशन्स लगे, ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स के काफ़ी जनरेशन्स लगे सीक्वेंसिंग के लिए. अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, है ना. अब इन सीक्वेंसेस का आपको अलाइनमेंट अगर करना है तो हम ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स वर डेवलप्ड, है ना. स्पेशल कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम डेवलप किए गए. दीज सीक्वेंसेस वर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड एंड वर असाइन टू ईच क्रोमोसोम, राइट. फिर इन सीक्वेंसेस को, है ना, एनोटेट किया गया, इनके फंक्शन को स्टडी किया गया और फिर अकॉर्डिंगली इनको अपने अपने जिस भी क्रोमोसोम में ये हैं उन क्रोमोसोम पर इन्हें असाइन किया गया. द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वॉज कम्प्लीटेड ओनली इन May 2006, ठीक है. तो क्रोमोसोम नंबर 1 का सीक्वेंस कब कंप्लीट हुआ, May 2006 में. दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स, 22 ऑटोसोम्स एंड XY, राइट. तो सभी क्रोमोसोम्स में से सबसे लास्ट जाकर कौन कंप्लीट हुआ, क्रोमोसोम नंबर 1 कंप्लीट हुआ सबसे लास्ट में जाकर, May 2006 में जाकर, ठीक है. अनदर चैलेंजिंग टास्क वॉज, क्यों ये लास्ट में कंप्लीट हुआ, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीन्स इसके पास हैं क्रोमोसोम नंबर 1 के पास, है ना. क्रोमोसोम नंबर 1 हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स. कितने नंबर ऑफ जीन्स हैं इसके पास, लिख लीजिए 2968, है ना. क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा जीन्स है इसलिए इसको सबसे ज़्यादा समय लगा, सबसे लास्ट में जाकर ये कंप्लीट हुआ. और इसी के ऑपोजिट में क्रोमोसोम नंबर Y आप लोग देख लो, इसके पास सबसे कम जीन्स हैं, 231 जीन्स, ठीक है ना. ठीक है, सबसे मैक्सिमम जीन्स हैं क्रोमोसोम नंबर 1 के पास, ठीक है. और सबसे मिनिमम, सबसे कम लीस्ट जीन्स हैं
क्रोमोसोम नंबर वाई के पास, ठीक है। अनदर चैलेंजिंग टास्क वॉज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन द जीनोम, राइट। फिर अब ये टास्क आया कि जीनोम पे उनका मैप कहाँ है, किस लोकेशन पर है बेसिकली, है ना, क्रोमोसोम में स्पेशली किस जगह पर है, राइट। तो उनकी मैपिंग करने का एक अलग टास्क था। दिस वॉज जनरेटेड यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट, राइट। ये कैसे हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म से हुआ। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट, राइट। ये इनकी मदद से हुआ, है ना। एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट क्या होते हैं, डीएनए में अंदर ही एक ऐसे स्पेसिफिक साइट होते हैं। तो ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं उन्हीं स्पेसिफिक साइट को आके कट करते हैं, राइट। तो उसके बेसिस पर उन्हें जीनोम में एक पर्टिकुलर मैपिंग उनकी हुई, राइट। एंड कुछ डीएनए सीक्वेंसेस जिनको माइक्रोसैटेलाइट्स कहा जाता है उनकी मदद से भी ये काम किया गया, उनकी मैपिंग करी गई। वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस शेल बी एक्सप्लेन्ड इन नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अब देखिए सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब ह्यूमन जीनोम ये प्रोजेक्ट हो गया ख़त्म, ठीक है। अब जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो उसके बाद ह्यूमन के जीनोम के क्या क्या फीचर्स मिले लास्ट में, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिले लास्ट में, ठीक है, मतलब क्या क्या कंक्लूजन मिला। सबसे पहला, ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स हैं, ये कंक्लूजन मिला। नंबर 1, एवरेज ऑन एन एवरेज एक जीन में कितने बेसेस होते हैं, 3000 बेसेस होते हैं। साइजेस जो हैं वो वैरी करते हैं, ठीक है, विद द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसेस, राइट। तो सबसे लार्जेस्ट जो जीन है वो डिस्ट्रोफिन का जीन है, उसके पास 2.4 मिलियन बेसेस हैं। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ 80,000 टू 1,40,000 जीन्स, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने एस्टिमेट होते हैं आज की डेट में, कितने इज़ एस्टिमेटेड एट 30,000, राइट ना। जो हमने एस्टिमेट किया था कि जीन्स कितने होंगे, 80,000 से 1,40,000 होंगे, लेकिन एस्टिमेट कितना निकला, केवल एक्चुअल में कितने निकले, केवल 30,000 ही निकले। ऑलमोस्ट ऑल, मतलब 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल ह्यूमंस, राइट। और सभी ह्यूमंस में 99.9% डीएनए हमारा सेम है। द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स, राइट। तो जितने भी जीन्स डिस्कवर हुए हैं, मतलब 30,000 जीन्स जो डिस्कवर हुए हैं, उनमें से 50% से भी ज़्यादा जीन्स का जो फंक्शन है वो अननोन है आज की डेट में, ठीक है। और लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, राइट। तो जितना भी टोटल जीनोम है उसमें से केवल 2% से ही कम प्रोटीन के लिए कोड करता है, मतलब वो कोडिंग सीक्वेंस है, मतलब कि वो एक्सॉन है, राइट। बाकी 98% से ज़्यादा इज इंट्रॉन, इट इज़ नॉन कोडिंग सीक्वेंस, राइट। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, राइट ना। और ह्यूमन जीनोम में रिपीटेड सीक्वेंसेस बहुत हैं जो कि कुछ कुछ स्ट्रेचेस में रिपीट हो रहे हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, राइट ना। ये क्या है, कुछ स्ट्रेच है डीएनए सीक्वेंसेस के that are repeated many times, sometimes 100 to 1,000 times. They are thought to have no direct coding function, but they shed light on chromosome structure, dynamics and evolution, right. तो ये repeating sequences कैसे होते हैं, मान लो यहाँ पर AGCT है, right, फिर कुछ बाद में जाके फिर से है, फिर से है ये सीक्वेंस, राइट। तो ऐसे कितने भी लंबे, ज़रूरी नहीं है कि 4 ही न्यूक्लियोटाइड के हों, ऐसे बहुत सारे लंबे लंबे, मतलब 100 तक हो सकते हैं। तो कुछ कुछ स्ट्रेचेस में ये रिपीट करते हैं, ठीक है। ये कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, बट ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उसका डायनामिक्स और एवोल्यूशन में ये हेल्प करते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 के पास सबसे ज़्यादा जीन्स हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी, है ना। कितने जीन्स हैं, 2968 जीन्स हैं, और वाई के पास सबसे कम है, 231 है। साइंटिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस अकर इन ह्यूमंस, राइट ना। साइंटिस्ट ने ऐसे सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर केवल एक ही बेस में डिफरेंस है, मतलब बाकी पूरा का पूरा सीक्वेंस सेम है ना। हमारे डीएनए में बाकी पूरा का पूरा सीक्वेंस सेम है, केवल एक बेस डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे कितने लोकेशंस आइडेंटिफाई किए हैं साइंटिस्ट ने, 1.4 मिलियन ऐसे लोकेशंस आइडेंटिफाई किए हैं साइंटिस्ट्स ने, जहाँ पर पूरा का पूरा जो डीएनए है वो सेम है, राइट ना। केवल एक बेस में ही डिफरेंस है, विच इज़ कॉल्ड एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल मतलब वही 1 न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमॉर्फिज्म केवल एक न्यूक्लियोटाइड ही डिफरेंट है, राइट। इसको आप स्निप्स भी बोलते हैं।
This information promises to revolutionize the process of finding chromosomal locations for disease associated sequences and tracing human history, right? ये information हमको chromosomal locations को find out करने में एक revolution की तरह help करेगी, right ना? और जो भी disease associated sequences हैं उसमें help करेगी और human history को भी trace करने में ये मदद करेगा, ठीक है? नेक्स्ट इज़ योर एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस. क्या क्या रहेंगे इसके साथ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ? डिराइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंसेस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू द coming decades leading to our understanding of biological systems, right ना? तो हमको जो भी DNA सीक्वेंसेस से जो भी हमें नॉलेज मिली है, right ना, इससे हमारे आगे रिसर्च में मदद मिलेगी आगे आने वाले 10-20 सालों में, ठीक है? और बायोलॉजिकल सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करने में इससे हमें मदद मिलेगी. ये जो इनर्मस टास्क है विल रिक्वायर द एक्सपर्टीज एंड क्रिएटिविटी ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम वेरिड डिसिप्लिन्स इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स वर्ल्ड वाइड, राइट? तो इस एनॉर्मस टास्क के लिए, है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट्स की एक्सपर्टीज़ चाहिए होगी, उनकी क्रिएटिविटी चाहिए होगी, है ना. हज़ारों साइंटिस्ट्स की अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग कोर सब्जेक्ट्स के साइंटिस्ट्स की इनको क्रिएटिविटी चाहिए होगी और पब्लिक प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स के साइंटिस्ट चाहिए होंगे. One of the greatest impacts of having the human genome sequence may well be enabling a radically new approach to biological research, right? तो सबसे बड़ा impact क्या रहेगा human genome sequence का, कि आप biological research जो चलती है हमारी, उसमें हम नया approach लगा पाएंगे, है ना. पास्ट में क्या होता था, रिसर्चर्स स्टडीड वन और अ फ्यू जीन्स एट अ टाइम, है ना. पास्ट में क्या हुआ है कि जो रिसर्चर्स होते थे वो एक समय में एक ही जीन को स्टडी कर पाते थे एक समय में, राइट ना. लेकिन अब ये मल्टीपल हो सकता है. With whole genome sequences and new high throughput technologies, we can approach questions systematically and on a much broader scale, right ना. अब हमारे पास पूरा whole genome का sequence है, new high throughput technologies हैं, तो हम अब काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अप्रोच कर सकते हैं सिस्टमैटिकली ब्रॉडर स्केल पर. दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन अ जीनोम, राइट ना. अब जीनोम में सभी जीन्स की स्टडी हो सकती है. फॉर एग्जांपल द ट्रांसक्रिप्ट्स इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और ट्यूमर, और हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स वर्क टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स और टू ऑर्केस्ट्रेट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, राइट. अब आप ये पढ़ सकते हैं कि कैसे कोई भी एक पर्टिकुलर टिश्यू में या कोई भी ऑर्गन में या कोई भी ट्यूमर में कैसे ट्रांसक्रिप्शन एक साथ होता है, उन सभी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है, राइट ना. बहुत सारे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो प्रोटीन बनेगा, राइट. एंड हाउ ऑल दोज प्रोटीन्स वर्क टुगेदर, कैसे वो सभी प्रोटीन्स एक साथ काम करते हैं, कैसे वो सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, कैसे कैसे पाथवे चल रहे हैं जिससे कि पूरा का पूरा सेल की फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है और किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अफेक्ट हो रहा है, राइट. सो दैट वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट टुडे. आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट बिलो टू आस्क मी द डाउट. होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन एंड गॉट द कंसेप्ट्स वेरी क्लियरली. बाय बाय, गुड डे.